हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सभी झारखंड के इतिहास का जो टॉपिक है जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत जो खंड ए है जिसमें हम लोगों को झारखंड के इतिहास के कुछ टॉपिक को पढ़ना है, तो उसे ही देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जितनी भी जनजातियाँ हैं इसमें से कुछ प्रमुख जनजातियों की शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है। और सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में समझना है, क्योंकि ये झारखंड के इतिहास का पहला का मत है टॉपिक है। इस प्रकार से ख ग घ इस प्रकार से 6 से 7 टॉपिक हैं और यहाँ से कुछ प्रश्न आएंगे। तो चलिए देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। सबसे इसमें हम लोग मुंडा कौन है और इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या आते हैं ये सभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रजाति रूप से मुंडा कौन है, कहाँ से इन्हें प्रजाति रूप से इन्हें समझा गया, जाना गया, या इनकी प्रजाति क्या है, किस रूप में इनकी प्रजाति को देखते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति समूह से मुंडा जो जनजाति है वो बिलोंग करती है। और इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक है। ये किस भाषा परिवार से हैं? तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है इनका। और ये जैसे कि मुंडारी भी कहते हैं। और अधिकतर जो मुंडा जनजाति है वो अपनी भाषा को होडो जगर भी कहते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न के रूप में रिपीट होता है। होडो जगर क्या है? तो मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होडो जगर कह के भी संबोधित करते हैं, वो इसे मुंडारी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति समूह से हैं और इनकी जो भाषा है वो मुंडारी है, या फिर इसे होडो जगर भी कहा जाता है। इनका जो समाज होता है इसमें पिता की प्रधानता होती है, पितृसत्तात्मक समाज होता है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था है इनकी। गोत्र की बहुत मान्यता है, गोत्र ही समाज का प्रमुख आधार है इनका। और जितनी भी हम जनजातियां देखेंगे झारखंड के क्षेत्र में, उन सभी में गोत्र का काफ़ी महत्व है। गोत्र से इनकी पहचान भी होती है। और इनके गोत्र की खास बात ये होती है कि इनके नाम पेड़ पौधे या पशु पक्षियों के नाम पर ही आधारित होते हैं। इनका नाम पेड़ पौधे या पशु पक्षी के नाम के रूप में ही रखा जाता है। और इनके कुल गोत्रों की संख्या 340 है। तो काफ़ी सारे गोत्र हैं इनकी जनजाति में। तो हम लोग कुछ प्रमुख गोत्र के नाम देखते हैं, क्योंकि ये खास जो गोत्र हैं इन्हें प्रश्नों में पूछा जाता है। जैसे कि मुंडा जनजाति के कुछ प्रमुख गोत्र अगर हम सब देखें तो वो है शांडिल्य, होरो, नाग, कमल, केरकेट्टा, पूर्ति, हंस, तीडू, टूटी, बोदरा, डांग इत्यादि। जिसमें कि ये केरकेट्टा ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है। 2 से 3 बार मैंने इसे प्रश्न में देखा हुआ है। अब हम इनके निवास स्थान को देखते हैं। तो झारखंड क्षेत्र में रांची जिले के आसपास पूर्व में और दक्षिण में इनका निवास देखा जाता है। अधिकतर निवास देखा जाता है। संकेंद्रन इनका रांची जिले में है, जो कि झारखंड की राजधानी है। और कुछ जैसे खास स्थान हैं इस क्षेत्र के: बुंडू, तमाड़, अड़की, सिल्ली, मुरहू, सोनाहतु, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम इत्यादि। अब इनकी जो पंचायत व्यवस्था है जो कि विशेष रूप से हम लोगों को देखनी है वो क्या है? तो पढ़ा पंचायत या हाथू पंचायत कहा जाता है। इनकी जो पंचायत व्यवस्था होती है मुंडाओं की, उन्हें पढ़ा पंचायत या हाथू पंचायत कहते हैं। पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उन्हें मुंडा कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इसके डीप को अगर देखें तो छोटे छोटे बहुत सारे गांव होते हैं। तो कई गांवों को जब मिलाते हैं तो एक पट्टी बनती है, उसका नाम होता है पट्टी। क्योंकि गांव बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम परिवार उसमें होते हैं, तो कई गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनती है। और इस पट्टी का जो प्रमुख होता है उसे मानकी कहते हैं। तो कई गांवों को मिलाकर बनी क्या? एक पट्टी। और कई इसके जो प्रमुख होते हैं उसे मानकी कहते हैं।
और कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है। अब जैसे 2, 4, 5 गाँव को मिलाकर एक पट्टी बनी और इस प्रकार से कई पट्टियों को मिलाकर अर्थात छोटे छोटे कई गाँवों को मिलाकर एक पढ़ा बना। और इसका जो प्रमुख होता है वो पढ़ा राजा होता है और सबसे उच्च पद जो होता है मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत वो पढ़ा राजा का ही होता है। और इनके जो कार्य व्यवस्था होती है वो ऐसी होती है जो बहुत ही गणतंत्रात्मक रूप की होती है। अर्थात पढ़ा राजा को चुनाव के द्वारा इनका चुनाव होता है, इन्हें मनोनीत किया जाता है चुनाव के द्वारा इनका चयन होता है। कोई भी बन सकता है, ये वंशानुगत पद नहीं होता है। जबकि इनकी सहायता के लिए जो कार्यपालक होते हैं वो 5 कार्यपालक होते हैं और इनका पद वंशानुगत होता है, ये खास बात होती है। तो कौन कौन से पद होते हैं? दीवान, ठाकुर, पांडे, लाल और कर्ता, ये 5 पद होते हैं और ये सभी पद वंशानुगत होते हैं। इनका चुनाव चयन के द्वारा होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अब कोई भी कर या कोई भी राजस्व या टैक्स नहीं दिया जाता है पढ़ा राजा को। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि इन्हें किसी प्रकार का राजस्व दिया जाएगा। ये केवल अपना काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो विवाद होते हैं उनका समाधान करते हैं, जैसे कि सीमा विवाद, आपसी झगड़ों से संबंधित विवाद या फिर अन्य कोई भी विवाद होता है तो उसका ये निपटारा करते हैं। कुछ खास बड़े केस ऐसे होते हैं जैसे कि हत्या से संबंधित अपराध हो गया, तो ऐसे कोई जो केस होते हैं या अपराध होते हैं उसमें फिर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होती है, ये नहीं निर्णय करते, वे बड़े स्तर पर उसका समाधान होता है। पढ़ा पंचायत में जो सर्वोच्च कार्यकारिणी जो होती है वो पढ़ा पंचायत ही होती है। जो कार्यकारिणी है उसका प्रमुख पढ़ा पंचायत होता है। ये गणतंत्रात्मक रूप से कार्य करती है, मैंने बताया। अब यहाँ पर 3 स्थान खास होते हैं। जो मुंडा जनजाति होती है उसमें कुछ स्थानों का बहुत महत्व है। इसमें से 3 स्थान विशेष हैं। कौन कौन से हैं? तो सरना, अखड़ा और शासन। सरना वो स्थान है जहाँ पर ग्राम देवता का निवास माना जाता है। यहाँ पर धार्मिक मान्यता होती है, ग्राम देवता का निवास स्थल इसे कहा जाता है। वहीं पर अखड़ा जो स्थान है वहाँ पर पंचायत की बैठक होती है, विभिन्न प्रकार के समारोहों का आयोजन होता है, नृत्य संगीत का आयोजन होता है इत्यादि। किसी प्रकार का फंक्शन अगर होता है गांव में तो वो अखड़ा में होता है। यहाँ पर स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं सभी नृत्य संगीत का आयोजन भी बीच बीच में इसी स्थान पर करते हैं। अगला जो स्थान होता है शासन, ये होता है शवों को दफनाने वाले स्थान को कहते हैं। और जब शव को दफना दिया जाता है तो उस पर एक विशाल पत्थर रखा जाता है और उस पत्थर को शासन दिरी कहते हैं। तो ये खास है, तीनों स्थानों के नाम को याद रखेंगे। युवा गिरी का काफ़ी महत्व है, मैंने पिछले कई क्लासेस में आप लोगों को बताया भी है। तो जो मुंडा जनजाति होती है इसमें जो युवा गिरी है उसे क्या कहते हैं? तो गीतियोरा कहते हैं। इनमें जो परिवार होते हैं, परिवार को कहा जाता है खूंट, और ये परिवार अपने जंगल और ज़मीन के स्वामी होते हैं। जो जिसे ये अपना क्षेत्र कहते हैं उसके ये मालिक होते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, खूंट का अर्थ होता है परिवार और खूंट कट्टीदार का अर्थ होता है खेत बनाने वाला, अर्थात वैसा परिवार जो कि जंगलों को साफ करके काट करके खेती के लायक ज़मीन को तैयार करता है, और वो जितनी ज़मीन तैयार करता है वो उस ज़मीन का मालिक होता है। तो इस प्रकार से खूंट का अर्थ हुआ परिवार और खूंट कट्टीदार का अर्थ हुआ खेत बनाने वाला। अब हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पहले टॉपिक को समझेंगे और फिर कुछ वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। टॉपिक आपने समझा। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा। मुंडाओं में ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? तो हातू। पढ़ा पंचायत स्थल कहलाता है अखड़ा। ये सभी मैंने आपको बताया और प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे एग्ज़ाम में, ऐसे ही पूछे जाते हैं।
फिर अगला प्रश्न है मुंडा शासन व्यवस्था से। मुंडा शासन व्यवस्था में किसे गांव का सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है? तो अखड़ा को इसलिए सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है क्योंकि उस गांव की जो संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, वहाँ का नृत्य, संगीत, लोक कथाएँ या फिर जो भी खास अवसर होता है उसका आयोजन उनकी जो अपनी संस्कृति के अनुसार होता है वो अखड़ा में ही होता है, तो इसीलिए इसे सांस्कृतिक केंद्र कहते हैं। मुंडा शासन में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो हातू मुंडा। पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है उसे पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा राजा निर्वाचित होते हैं। मानकी का पद कैसा होता है? तो वंशानुगत होता है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? तो पढ़ा राजा का स्थान ही सर्वोच्च होता है क्योंकि वो सब बहुत सारे गांव को मिलाकर जो पढ़ा पंचायत होती है उसका प्रधान होता है। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? तो लगान मुक्त जो भूमि होती है उसे डाली कटारी कहते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहते हैं? तो खूट कट्टीदार, इसे कहते हैं खूट कट्टीदार। जो भूमि तैयार करते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था कि एक परिवार को कहा जाता है खूंट, और वो जो अपनी भूमि तैयार करता है खेती के लायक उसे कहते हैं खूट कट्टी भूमि। अब खूट कट्टी भूमि को जो बनाने वाला होता है वो कहलाता है खूट कट्टीदार, और खूट का अर्थ होता है एक परिवार। तो इस प्रकार से आज की क्लास में मुंडा जनजाति से संबंधित काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैंने बताया, और साथ साथ मुंडा जनजाति से को मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये मुंडा जनजाति में जो इनकी जो शासन व्यवस्था है, जो कि हम लोगों को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो ये किस प्रकार की है, पहले जनजाति कैसी है और इनकी शासन व्यवस्था कैसी है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या आते हैं, ये सभी आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया। क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।